दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत के द्वारा हथियारों के मामले में रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी को घटाया जा रहा है। वैसे तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि भारत को हथियारों के मामले में किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटना घटा है उसके बाद तो भारत किसी के ऊपर भी भरोसा करे, लेकिन एटलीस्ट वेस्टर्न देशों के ऊपर कभी भरोसा ना करे, क्योंकि वेस्टर्न देश अपने स्वार्थ को देखते हुए कभी भी भारत को धोखा दे सकता है और ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसे में दोस्तों जब प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों को लेके जर्मनी का बात उठता है, तब भी एक मन में यह सवाल बना हुआ है कि क्या फ्रांस के बाद भारत को जर्मनी के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में जिस तरीके से रशिया के द्वारा ऑफर रखा गया है, उस तरीके से तो जर्मनी भी भारत के सामने फिलहाल ऑफर रख नहीं पा रहा है। मतलब एक तरफ फ्रांस ने एक बहुत बड़ा गलती किया, तो वहीं पे इस गलती का खामियाजा अब जर्मनी को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि इंडियन नेवी फिलहाल अपने अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत करने को लेकर काफी अग्रसर है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द इंडियन नेवी के अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत नहीं किया जाता है तो चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान के नेवी के बेड़े में भारत के मुकाबले में अधिक सबमरीन हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना के जो सबमरीन के प्रेजेंस है वो बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में भारत को जल्द से जल्द अपने बेड़े में नए सबमरीनों का आवश्यकता है, ताकि पुराने हो चुके सबमरीनों को रिटायर्ड भी किया जा सके और सबमरीनों की संख्या भी इंडियन नेवी में बढ़ाया जा सके। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में जो सबमरीन है उनमें ज्यादातर सबमरीन 20 साल से अधिक पुराना है, जैसे कि 7 किलो क्लास के सबमरीन और 4 HWD टाइप 209 क्लास के सबमरीन, और ये सबमरीन भी आने वाले दशकों से रिटायर्ड होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को पूरा करना खाली भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक तरीके से अब मजबूरी भी बन चुका है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को देखते हुए जहां पे कई सारे देशों के द्वारा अपने सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, तो वहीं पे भारत के मजबूरी को देखते हुए अपने अपने शर्तों को भी मनवाने का प्रयास चलाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब तक प्रोजेक्ट 75I को लेकर भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कोई लचक नहीं दिखाया गया, और भारत अपने शर्तों के ऊपर कायम है। मतलब भारत इस सबमरीनों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी लैस करेगा, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में भारत में खाली बनाएगा नहीं, बल्कि इसके संपूर्ण टेक्नोलॉजी को भी अपने अंडर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I को ही अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है, बल्कि 2 दशक पुराना प्रोजेक्ट है, और इन 2 दशकों में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार टेंडर जारी हुआ और कई बार टेंडर रद्द हुआ। हालांकि दोस्तों फिलहाल जो सिचुएशन बना हुआ है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत कौन से सबमरीन को खरीदेगा। पर दोस्तों ओलाफ शोल्स मतलब जर्मन चांसलर के भारत दौरे के बाद अब चर्चा जर्मनी के सबमरीन को लेकर सबसे अधिक है, क्योंकि ओलाफ शोल्स के इस दौरे के दरमियान भारत के सामने जर्मनी के टाइप 214 या फिर कहे तो टाइप 212A सबमरीनों का एक पेशकश रखा गया है, और जर्मनी इस $5.2 बिलियन के डील को अपने कब्जे में करना चाहता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जर्मनी के ही सबमरीन ऐसा एक सबमरीन है जो इंडियन नेवी के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। मतलब प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो शर्तों को रखा गया है उन सभी शर्तों को पूरा करता है। पर जर्मनी को कुछ कंसर्न है, और दोस्तों ये कंसर्न है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत सबमरीनों को बनाना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। जर्मनी फिलहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर थोड़ा अनाकानी कर रहा है, और साथ ही साथ जर्मनी का यह भी कहना है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड के अंदर अगर सबमरीनों को बनाया जाता है और प्रोजेक्ट में डिले होता है तो इसके लिए जर्मन के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से स्वदेशी स्ट्रेटेजिक पार्टनर का होगा। हालांकि फिर भी जर्मनी की तरफ से भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत बढ़ा जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को जर्मनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिस तरीके से फ्रांस को हम अब तक एक बहुत बड़े साथी देश के रूप में देख रहे थे, और फ्रांस के द्वारा भी भारत को कई सारे टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ कई सारे मामलों में कई बार अपने फॉरेन पॉलिसी को भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए भारत का साथ दिया गया, लेकिन यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में जिस तरीके से G20 के मीटिंग को लेकर फ्रांस के द्वारा खींचातानी शुरू किया गया और एक तरीके से भारत को ब्लैकमेल किया गया, ऐसा ना भारत एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही ये सही हुआ। अब दोस्तों इसके बाद वेस्टर्न देशों के खेमे में स्थित किसी भी देशों के ऊपर भरोसा करना भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे देश के ऊपर अगर भारत अधिक डिपेंडेंट हो जाता है तो ये देश भारत को अपने पॉलिसी को टो करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो जर्मनी के द्वारा अपने जिन सबमरीनों का ऑफर रखा गया है उसमें भारत के सामने फिलहाल ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा गया है जिसे कि हम सबसे बेस्ट प्रस्ताव कहे। हालांकि दूसरी तरफ रशियन कंपनी रूवन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भारत के सामने जो सबमरीनों का ऑफर रखा गया है, हालांकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर कहे तो कैपेबिलिटी के मामले में फिलहाल तो जर्मनी के सबमरीन के बराबर नहीं है, लेकिन ऑफर के मामले में भारत के सामने जो बातों को रखा गया है उसे अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट भी है। दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान रशिया के रूवन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भारत के सामने अपने अमूर 1650 सबमरीनों का एक प्रस्ताव रखा गया, और दोस्तों ये प्रस्ताव केवल मात्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत इन सबमरीनों को भारत में बनाने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये प्रस्ताव तो ज्वाइंट डेवलपमेंट का प्रस्ताव है। फिलहाल अगर दोस्तों इन सबमरीनों को देखा जाए मतलब अमूर 1650, तो ये अमूर क्लास के अंतर्गत डिजाइन किए जाने वाले कई सारे सबमरीनों के डिजाइन में से एक ऐसा डिजाइन है जो भारत की आवश्यकता
आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और रशिया की तरफ से भारत के सामने इन सबमरीनों को ज्वाइंटली डेवलप करने का बात रखा गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि खाली ज्वाइंटली डेवलप नहीं बल्कि रशिया के द्वारा तो ये भी बताया गया है कि अगर भारत इस सबमरीन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो भारत अपने खुद के बड़े मात्रा में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को भी इन सबमरीनों में एकोमोडेट कर पाएगा। रशिया के ऑफर में करीबन 70 से 80% इंडिजिनियस कंपोनेंटों के इस्तेमाल का बात रखा गया है। पर दोस्तों यहाँ पे रशिया के सामने जो सबसे बड़ा वादा है वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडियन नेवी एक ऐसे सबमरीन को चाहता है जो खाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस ना हो बल्कि ऐसा सबमरीन हो जो पहले भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के साथ ऑपरेट हो चुका है। मतलब एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फिलहाल सबमरीनों के एक बहुत बड़ा क्लॉज बना हुआ है और इसी कारण की वजह से रशिया और फ्रांस इस प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर कर चुका है। पर जर्मनी के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि ये इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज को लेकर जर्मनी की तरफ से ऑलरेडी अपने आप को एक बार प्रोजेक्ट से बाहर किया जा चुका है, लेकिन फिर से जर्मनी इस प्रोजेक्ट में एंटर हुआ है। और लेकिन जर्मनी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत अंजाम देना चाहता है, जबकि अगर जर्मनी चाहेगा तो इस प्रोजेक्ट से डीएबो शिपयार्ड और मरीन इंजीनियरिंग को भी निकाल सकता है, क्योंकि ये जो साउथ कोरिया के कंपनी है ये जर्मनी के ही डिजाइन के बेस पे अपने KSS-3 सबमरीनों का निर्माण किया है। और ऐसे में साउथ कोरिया के ऊपर फिलहाल ऐसे कुछ शर्त है जिसके कारण अगर जर्मनी चाहेगा तो साउथ कोरिया के कंपनी को डील से रोक सकेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के हाथ में संपूर्ण खेल है, लेकिन अगर इस खेल को पलटने का किसी एक का पास क्षमता है तो वो है रशिया। हालांकि दोस्तों रशिया की तरफ से जैसे सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है, मतलब अमूर 1650 जैसे सबमरीन जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से फिलहाल लैस नहीं है, लेकिन भारत के साथ इसे निर्माण करने के दरमियान इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस करके देने का बात कहा गया है। ऐसा सेम ऑफर फ्रांस ने भी भारत के सामने रखा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के घटना के बाद अब मेरा मानना तो यह है कि फ्रांस के ऊपर भारत को फिलहाल इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि फ्रांस ऐसे ब्लैकमेल को भारत का मजबूरी बना दे। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि फिलहाल अगर इस प्रोजेक्ट 75I के प्रोजेक्ट में किसी दो देश के बीच में बड़ा घमासान होने जा रहा है तो वो है रशिया और जर्मनी। जर्मनी की तरफ से अपने टाइप 212A या फिर कहे तो टाइप 214 सबमरीनों का जो पेशकश रखा गया है वो कुछ मामलों में बेनिफिट ले जा रहा है, लेकिन रशिया के जो ऑफर है वो भारत के सामने कई तरीके के चीजों को लेके आ सकता है, जैसे कि इससे भारत सबमरीन बिल्डिंग के एक ऐसे नॉलेज को गेन कर सकेगा जिससे भारत अपना खुद के इंडिजिनियस सबमरीनों के डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट के काम को अंजाम दे सकेगा। ऊपर से दोस्तों भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर कई बार हो चुका है और दोस्तों 70 साल के इतिहास में हो सकता है कि भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर में भारत को कुछ जगहों में ज्यादा फायदा नहीं मिला हो, जैसे कि जेट इंजन के टेक्नोलॉजी में, लेकिन इस 70 साल में रशिया के द्वारा भारत को कभी भी ऐसे ब्लैकमेल नहीं किया गया। इवन दोस्तों भारत जब वेस्टर्न देशों से भी बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदना शुरू किया था, इवन कई मामलों में वेस्टर्न देशों के साथ भी रहा, तब भी रशिया की तरफ से केवल मात्र मित्रता ही निभाया गया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना और रशिया काफी क्लोज होने के बावजूद जब चाइना और भारत के बीच में झड़प हुआ था तब रशिया की तरफ से न हथियारों के सप्लाई को रोका गया और ना ही किसी हथियार देने में कोई डिले किया गया। ऐसे में भारत अगर रशिया के साथ आगे बढ़ता है तो भारत को एटलीस्ट इस बात का डर नहीं रहेगा कि आने वाले समय में किसी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत को ब्लैकमेल होना पड़े। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी के सबमरीनों के साथ भारत को आगे बढ़ना चाहिए या फिर रशियन सबमरीनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताइए कि क्या फ्रांस के जैसे आने वाले समय में जर्मनी भी भारत को ब्लैकमेल कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।